हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जिस भी टाइम आप देख रहे हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी अपने टॉपिक को कभी नहीं छोड़ता और वो बार बार अपने उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो ये सीडीएस 2021 का पेपर है और जस्ट यहाँ पर देखिए कि इन्होंने सॉइल के बारे में पूछा और जनरली जो सॉइल के बारे में पूछा था वो सॉइल थी यहाँ पर ब्लैक सॉइल। ठीक है, फिर यहाँ पर ही नहीं रुकते ये, फिर ये देखिए सीडीएस 2016 का पेपर है वो। ये इन्होंने यहाँ पर कहा कि देखिए आप सॉइल के बारे में बता दीजिए जो कि एलुवियल सॉइल है, उसके करेक्टरिस्टिक आप बताएंगे मुझको। ठीक है, फिर यहाँ पर भी यूपीएससी नहीं रुकता। ये सीडीएस 2021 का 16 का जो फर्स्ट पेपर सीडीएस का 2 पेपर होता है। ठीक है, एक सीडीएस 1 होता है और सीडीएस 2, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन तो वो सीडीएस 2 का था, ये सीडीएस 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी ने कहा कि देखो भाई आप मुझे ये बता दो कि लेटेराइट सॉइल कैसी होती है, इनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनकी एरिया क्या होती है, ये किस में डेफिशिएंट होते हैं, किस में ये रिच होते हैं, ये आपको मुझको बताना है। ठीक है, यूपीएससी ने पूछा, कोई बात नहीं। फिर ये आप देखिए आईएएस का क्वेश्चन है जो 2013 में यूपीएससी ने पूछा और सेम क्वेश्चन इन्होंने कहा कि भाई लेटेराइट सॉइल के बारे में आप अगेन बता दो मुझको। ठीक है, फिर हम ये भी सॉल्व करेंगे। फिर ये 2011 का सीडीएस का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यूपीएससी ने कहा कि देखिए रेड सॉइल के बारे में आप बता दीजिए और उसके कलर, टेक्सचर वगैरह और न्यूट्रिएंट वगैरह के बारे में आप बताइए हमको। ठीक है, फिर यूपीएससी ने कहा कि ये सीडीएस 2011 में कि देखो भाई रेड सॉइल के बारे में तुम फिर से बता दो, अगर तुमने पीवाईक्यू किया है तो तुम बता ही दोगे, तो मुझे रेड सॉइल के बारे में आप फिर से बता दो। ठीक है, यूपीएससी ने कहा कोई बात नहीं। फिर ये देखिए सीडीएस 2016 में यूपीएससी ने फिर से कहा कि देखो भाई सॉइल के बारे में तुम फिर से बताओगे मुझको। ठीक है भाई, बताते हैं। फिर ये देखिए सीडीएस 2021 में यूपीएससी ने कहा कि तुमने तो पढ़ ली, कितनी बार तुमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ी, अब तुम मुझे उसके बारे में बता दो, अगर तुमने पीवाईक्यू ही किया है तो तुम ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, ठीक है। फिर यूपीएससी ने ये देखिए सीएपीएफ 2013 में कहा कि देखो भाई तुमने पेनिनसुलर ब्लॉक भी पढ़ लिया और ब्लैक सॉइल भी पढ़ लिया आपने, अब तुम मुझे उसके बारे में डिटेल में बता दो कि वो किसका उसका उसमें क्या न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, किसकी डिफिशियंसी होती है, कैसे मतलब उसके पोरिसिटी क्या है, मतलब आप सब कुछ आप मुझको बताओगे। ठीक है, तो यूपीएससी मतलब अपने टॉपिक को कैसे रिपीट करता रहता है ये आपने देख लिया। एक ही टॉपिक से मतलब अराउंड आप कह सकते हैं कि 30 to 35 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है सॉइल से। और ये केवल सॉइल का बात नहीं है, आप जब पीवाईक्यू देखेंगे, आप यूपीएससी आईएएस के अदर एग्जाम के पीवाईक्यू देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कैसे रिपीट कर रहा है अपने आप को। मतलब वो हर एक टॉपिक को रिपीट किया है जो उसने कभी ना कभी पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम जो ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आज इसका ये फर्स्ट वीडियोज है और अगर आपने अच्छे से सपोर्ट किया, मैं कोई गारंटी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं देता कि अगर कुछ भी सपोर्ट नहीं आया तो मैं ये आपको लगता है कि बहुत इजीली मुझे सब कुछ मिल गया होगा। अगर 1 मिनट मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये देखिए, मतलब हम केवल क्वेश्चन करेंगे नहीं, उसके बारे में मैपिंग वगैरह, मतलब क्या डिफिशियंसी, क्या कैसे मैपिंग में क्या फ्लो चार्ट बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ हम बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे पीवाईक्यू का, ओनली आईएएस एग्जाम का नहीं। जनरली यूपीएससी जीएस में जो भी जहां भी हमारे क्वेश्चन जो हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, सब कुछ करेंगे। और ये जो प्रेजेंटिव मतलब देख तो कोई भी सकता है, बट जो हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो आईएएस एग्जाम के जो प्रीलिम्स 2024 को कंडक्ट करने जा रहे हैं, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और स्पेशली ये बिल्कुल फ्री है, ऑफ कोर्स ये फ्री रहेगा, मुझे मतलब वैसा नहीं है, बट अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं ज़्यादा की गारंटी मतलब 100 और वगैरह या 90 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन की गारंटी, इवन 50 क्वेश्चन की गारंटी नहीं दे सकता। बट आप मिनिमम जो यहाँ पर 55 प्लस नंबर के क्वेश्चन जो होंगे रिपीट होंगे। ठीक है, केवल पीवाईक्यू से मैं आपको, जब आपका पेपर हो जाएगा तब मैं आपको रिपीटेशन दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने उस टॉपिक से रिपीट किया, 55 नंबर का क्वेश्चन। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सपोर्ट करना है, आपको ये सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको शेयर करना है, क्योंकि मुझे ये फ्लो चार्ट बनाने में मिनिमम मतलब 7 आवर
to 8 आवर लगा हुआ है। और कितने पीडीएफ हैं? अभी आई थिंक अराउंड होंगे इसमें 40 पेज, और अभी हमको बहुत करना है, तो इसमें बहुत सपोर्ट की जरूरत भी चाहिए, ये आप मतलब आप भी मानोगे, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी सपोर्ट चाहिए, मतलब आप चैनल शेयर करेंगे और अच्छा सा आप अगर इस पे बने रहेंगे तो बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए 55 नंबर, बाकी आप अपने करंट अफेयर पर फोकस कीजिए और रिवीजन पर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं कि मैं एक कोर्स कंप्लीट करूंगा अगर चाहे वो सपोर्ट मिले या ना मिले। मैंने गारंटी किया हुआ है कि जो इको 450 है विवेक सर का, मैं उसको कंप्लीट करूंगा चाहे कोई भी ना देखे, और मैं उसको जनरली कंप्लीट ही करूंगा। बट मैं जो ये आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं इसे कंप्लीट करूंगा अगर सपोर्ट बना रहा तो, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जनरली, और मतलब बहुत मेहनत भी लगती है, मेरे बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आप, और कोई बाउंड नहीं है, बिल्कुल बाउंड नहीं है। मैं ये हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बाउंड नहीं, वो आपकी थॉट पर, आपके परसेप्शन पर और आपके लाइक पर डिपेंड है। तो आप खुद चूज कीजिएगा कि आपको करना है, या फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मैं ऑलवेज खुद से सेल्फ स्टडी को सपोर्ट करता हूँ भाई। तो आपके हाथों में, और अब चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी जरूरी था बोलना, ओके। तो अब हम CAPF 2022 का पेपर लेंगे और जियोग्राफी का यहाँ से मतलब जनरली मैंने उठाया है, और जियोग्राफी से जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, चाहे IAS में, CAPF में, या CDS में, या NDA में, या फिर हमारे IES एग्जाम में, या जियो साइंटिस्ट एग्जाम में, UPSC ने जहाँ भी उस टॉपिक से रिलेटेड पूछा वो हम सॉल्व करेंगे। फिर हम उसका डिटेल कुछ देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो UPSC ने 2022 CAPF में कहा कि देखो आप मुझे ये बता दो कि ट्रफ और रिज क्या होते हैं, ठीक है। ट्रफ क्या होता है, रिज क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड है प्रेशर बेल्ट से, ठीक है, ये एयर प्रेशर से रिलेटेड है। ये आपका फर्स्ट माइंड में जो आना चाहिए वो है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ट्रफ होते हैं ना, वो ट्रफ जो होते हैं वो एरिया ऑफ लो प्रेशर होते हैं। अब लो प्रेशर कैसे, ट्रफ जो होगा वो ऐसे होगा, मतलब विंड जो होंगे ट्रफ के वो इधर 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 से, मतलब विंड जो होगी वो ऊपर जाती हैं, जहाँ से विंड जो होती हैं वो असेंड होती हैं या उठती हैं, वहाँ पर ट्रफ क्रिएट होता है, ठीक है। और रिजेस क्या होते हैं, जहाँ पर विंड जो हो वो डिसेंड होती हो, जहाँ विंड सबसाइड होती हो, वहाँ पर हमारा रिज क्रिएट होते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। और ये जनरली हम इनको रिलेट करते हैं प्रेशर बेल्ट से, एंड वी आल्सो रिलेट देम विद द जेट स्ट्रीम। सो वी नो दैट कि जेट स्ट्रीम जनरली वर्क लाइक दिस, और it is a westerly wind, you can say that. We will read about this, and in the same 2022 CAPF UPSC has asked about the jet stream। तो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करेंगे, तो आप उस पर बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब जेट स्ट्रीम का जो ये पार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेट स्ट्रीम है, तो ये जो एरिया है यहाँ से ये ट्रफ है। ट्रफ मतलब लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर एयर जो होती है वो असेंड होती है या उठती हैं, एंड जो हमारा रिज पार्ट होता है वो डिसेंडिंग एयर का पार्ट होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया होता है। आप इतना समझ चुके हैं, ऑफकोर्स समझ चुके होंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो कहते हैं द इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। लो प्रेशर मीन्स ट्रफ, हाई प्रेशर मीन्स रिज, ओके। सो हमारा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ओके। हवा है वो उठ रही है, ऊपर जा रही है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इक्वेटर से हमारे हवाएं उठती हैं। इक्वेटर पर हमको पता है कि ऑलवेज इन द ऑल, मतलब किसी भी मंथ हो, कोई भी मंथ हो इन द ईयर, द इक्वेटर ऑलवेज है लो प्रेशर एरिया एंड हाई टेम्परेचर, ओके, इक्वेटर जनरली। सो द
बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ऑन द इक्वेटर एयर राइज अप ऑन द इक्वेटर। बट अगर वो राइज कर रही तो कहीं जब वो इतना ट्रेवल करेंगी तो वो कोल्ड होंगी, बिकॉज द हॉट थी तो राइज कर रही थी, नाउ दे आर द कोल्ड, व्हेन दे आर कोल्ड सो दे जनरली डिसेंड ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया दैट फॉर्म on the 30 degree north and south. Okay, so these belt we call them as a headless cell either in the north or south. Okay, headless cell called the we call the these belt as a headless cell, this belt we call the headless cell. फिर जो हमारा 30 डिग्री से जो 30 लेटीट्यूड से जो 60 लेटीट्यूड तक होता है, ओके, तो यहाँ पर एयर जैसे सब्सिडेंस हुई और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेवल करते फिर यहाँ पर राइज होती है। मतलब आप ये कहते सकते हैं जो 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होता है वहां पर हमने देखा कि वहां पर भी लो प्रेशर एरिया होता है, तो वहां पर भी एयर राइज होती है एंड दे जनरली डिसेंड ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई। तो जहां पर एयर डिसेंड होती है वहां पर हमको पता है कि हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और जहां पर एयर उठती है वहां पर लो प्रेशर एरिया होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो जब सब ट्रॉपिकल हाई क्यों हुई है, बिकॉज द बोथ द यू कैन से फ्रॉम द 60 डिग्रीज लेटीट्यूड एंड फ्रॉम द 0 डिग्री लेटीट्यूड द एयर यूज टू डिसेंड ऑन द 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम हाई प्रेशर बेल्ट एरियाज। ओके ओके, सो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आया तो हम अभी और आगे काफी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कवर करेंगे, ये तो सिर्फ एक। ओके, फिर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एनडीए 2012 में पूछा यूपीएससी ने कि आप ये बता दिए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये कह रहा है कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स मतलब ITCZ, ओके, कह रहा है कि इज अ लो प्रेशर बेल्ट। सही बात है, यहां तक तो हमको पता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है इट इज अ जोन वेयर द एयर ऑफ द बोथ हेमिस्फीयर मीट, ओके, दैट वी कॉल द इंटर ट्रॉपिकल लो प्रेशर, और ये आप कह सकते हो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स जो जनरली लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो जो हाई प्रेशर से दोनों हाई प्रेशर जनरली यू कैन से दैट इन द सेम सिचुएशन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे जो क्रिएट होता है, these air used to meet on the intertropical convergence zones that is to be the low pressure belt area. Okay, तो ये लो प्रेशर बेल्ट एरिया है, यहाँ तक तो सही। फिर कहते हैं which forms an important zone of contact over नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं भाई, ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये अर्थ को सर्कल करती हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो दे जोन आर और यू कैन से दिस लाइन आर द लो प्रेशर बेल्ट which सर्कल द और इन सर्कल द अर्थ। सो ऐसा कुछ नहीं कि जो ये जोन है वो कांटेक्ट करती है ओवर नॉर्थ एंड पाकिस्तान पे, ये ऐसा नहीं है। फिर सेकंड कह रहे हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स इनवाइज इन फ्लो ऑफ विंड्स। मैंने बताया ना कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन से होता है वो लो प्रेशर बेल्ट होता है, और जो जनरली अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन को फॉलो करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर सन अपरेंट मूवमेंट मतलब कि सन तो नहीं मूव कर रहा है बट बी थॉट की जैसे एयर हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है, तो उसके भी प्लेस चेंज होते रहते हैं। ओके, तो हमको पता है कि जैसे कि 21 जून है तो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, बट अगर वो 22 दिसंबर आ गया तो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा सनलाइट होगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स होता है वहाँ पर विंड क्योंकि लो प्रेशर बिल्ट होता है, ये अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन को फॉलो करता है। यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट होती है तो यहाँ पर ये दोनों एयर आकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जन जोन्स कहते हैं। तो 2 आर करेक्ट इज दिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि जो मैप के बारे में पूछा हुआ है तो ये हमारे इसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ते हैं। फिर ये सीडीएस 2008 में देखिए पूछा है कि फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन मीटर इज यूज, नॉट एज मच इंपॉर्टेंट बट इतना याद रखना कि प्लेन मीटर सरफेस एरिया ऑन मैप में यूज होता है। फिर आप ये एनडीए का क्वेश्चन देखिए 2008 का, इसमें उन्होंने विथ रिगार्ड टू लाइन ऑफ लेटीट्यूड पूछ लिया।
ओके, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमको पता है। अब देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि दे आर कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल नंबर फ्रॉम 0 to 90। यस, हमको पता है ये अर्थ होता है, ये 0 लेटीट्यूड होता है इक्वेटर, और यहाँ पर ये मान लीजिए 30, ये 60, और ये हमारा 90 डिग्री लेटीट्यूड होता है। तो दीज आर द, यू कैन से कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल होते हैं ऑन द अर्थ which run from the 0 to 90 from the equator to poles। ओके, तो ये सही है हमारा। फिर कह रहे हैं कि they are circle on globe which are parallel to the equator and which are the north and south of the equator। ये भी सही है कि जो हमारे लेटीट्यूड होते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ही तो पैरेलल करते हैं, और दे आर द यूज टू पैरेलल विद द इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर तो इसी के पैरेलल, तो ये इनसर्कल कर रहे हैं अर्थ को। ठीक है, अगर आप बेसिक भी पढ़ रहे हैं तो अभी वो आपको कनेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। फिर यहाँ पर अगर जैसे वहां पर इन्होंने साइक्लोन आइज के बारे में पूछा, तो हमको साइक्लोन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसके केवल डिफरेंस देखेंगे साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन का, और इसमें हमारे बेसिक जो पूछता है यूपीएससी जनरली वो क्लियर हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का एक डायग्राम प्लेस किया है। सो आप ये इस पे फोकस कीजिए, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इसमें कह रहा है कि साइक्लोन जो हमको पता है कि इट इज अ एरिया ऑफ लो प्रेशर, ओके, एंड एरिया ऑफ लो प्रेशर सिस्टम विथ सराउंडिंग ऑफ हाई प्रेशर। आप ये मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट हुआ, तो जो इसका आइज ऑफ साइक्लोन होगी वो तो लो प्रेशर होगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड एयर यूज टू असेंड, तो एयर ऐसे असेंड हो रही है, तो असेंड हो रही है तो यहाँ पर फॉल भी करती हैं। सो दीज के एरिया मतलब जो उसके सराउंडिंग एरिया होता है वो हाई प्रेशर का एरिया होता है, और जो उसका आप कह सकते हैं कि जो आई होता है वो लो प्रेशर का होता है। तो ये कह रहे हैं इट इज अ लो प्रेशर ए सिस्टम विथ सराउंडिंग ऑफ हाई प्रेशर एरिया, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर आप एंटी साइक्लोन के बारे में देखिए, ये कह रहा है कि एंटी साइक्लोन जो साइक्लोन का बिल्कुल अपोजिट होगा। ये कह रहा है हाई प्रेशर सिस्टम होता है और सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो साइक्लोन में कि इट ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मीन्स यू कैन से दिस इज द क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस, सो इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन का होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है विंड का, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होगा, जो क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके, फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि इट एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई हैवी रेनफॉल विथ स्टॉर्मी विंड्स। क्यों स्काई और रेनफॉल क्यों होगा, बिकॉज हमको पता है कि ये लो प्रेशर एरिया में क्रिएट होता है जहां पर एयर राइज होती है, और जब एयर राइज होंगी तो वो रेनफॉल करेंगी। ठीक है, और फिर सबसे साइड जहां पर होगी, जहां पर डिसेंड होंगी, वहां पर वो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेंगी जनरली। तो ये हमारा साइक्लोन के बारे में पता है कि हाई प्रेशर के कारण रेनफॉल होता है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हाई प्रेशर होता है जहाँ पर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर स्काई जो होगा वो क्लियर होगा, माइल्ड विंड्स होंगे एंड ड्राई कंडीशन होगा, मतलब कोई रेनफॉल वगैरह की सिचुएशन एंटी साइक्लोन में नहीं होती। फिर आप कह सकते हैं कि ये जो साइक्लोन, क्योंकि रेनफॉल होता है, स्टॉर्म्स होते हैं, तो बहुत ही तेज विंड होती है, तो यहाँ पर डैमेज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हद तक होती है। बट जो हमारा एंटी साइक्लोन है वो प्रॉपर्टी ज़्यादा डैमेज नहीं करता, तो ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फिर आप ये समझ लीजिए कि लो प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है। तो लो प्रेशर एरिया मतलब एयर जो होती है वो असेंड हो रही है, मतलब उठ रही है, एंड हाई प्रेशर मतलब एयर जो है वो डिसेंड हो रही है, मतलब वहाँ पर गिर रही है। ओके, तो इसी को कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, जो अगर लो प्रेशर एरिया कहीं पर क्रिएट होगा तो वहाँ पर साइक्लोन फॉर्म होंगे, वहाँ पर डिप्रेशन फॉर्म होगा, एंड वहाँ लोएस्ट एट सेंटर होता है वो। ठीक है, लो प्रेशर एरिया। फिर हाई प्रेशर होगा तो एंटी साइक्लोन फॉर्म होंगे,
ओके, हाई ओवल होगा एंड हाईएस्ट एट सेंटर होता है। ये जो हाई प्रेशर होगा वो सेंटर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। फिर लो प्रेशर में ये याद रखना कि विंड ये होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट हाई प्रेशर एरिया में हमारी जो विंड है, विंड सर्कुलेशन है, वो जनरली लाइट विंड होती है, स्लो विंड होती हैं। फिर हमें पता है कि यहाँ पर जो लो प्रेशर होंगे वहाँ पर जो आइसोबार होंगे वो बहुत क्लोज होंगे, बट जो हमारा हाई प्रेशर होता है वहाँ पर आइसोबार बहुत ही वाइड होते हैं। आइसोबार मतलब द लाइन विच कनेक्ट द सेम प्रेशर एरियाज। ओके, सेम प्रेशर एरिया को जो लाइन कनेक्ट करती है उसी को हम आइसोबार कहते हैं। तो फिर आप ये याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज ऑफकोर्स जो जहाँ पर असेंडिंग एयर मतलब एयर जहाँ पर उठती है वहाँ पर जनरली जो एयर सर्कुलेशन क्रिएट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, बट जो हमारा डिसेंडिंग हो रही होगी वहाँ पर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन मिलेगा हमको। फिर जहाँ पर एयर राइज होगी वहाँ पर रेन भी होगा और क्लाउड भी फॉर्म होंगे, बट जहाँ पर एयर डिसेंड होती है वहाँ पर स्काई क्लियर होगा और कोई भी वेदर की ऐसी कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पर साइक्लोन, एंटी साइक्लोन के बारे में थोड़ा एडवांस देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइक्लोन होता है मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होते हैं, स्टॉर्म होते हैं, हाई स्पीड विंड होती है, तो यहाँ पर वायलेंट वेदर सिस्टम होता है। बट एंटी साइक्लोन में क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर बिल्ट होता है, कोई विंड फॉर्म नहीं होती, कोई रेनफॉल नहीं, तो वहाँ पर जो वेदर होगा वो बहुत काम होगा। फिर आप एक बात याद रखेंगे, जो साइक्लोन होता है वो कवर करता है बहुत कम एरिया को, बट एंटी साइक्लोन कवर आर लार्ज एरिया। ओके, फिर टू फॉर्मेशन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट ये बहुत लार्ज टाइम लेता है। ठीक है, और जो साइक्लोन का मूवमेंट होता है वो हमको पता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, बट एंटी साइक्लोन बहुत स्लो मूव करता है। ओके, ये कहता है ये डेवलप विद इन वाटर वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, ये कह रहा है कैन डेवलप ऑन लैंड। तो आप ये याद रखें जो साइक्लोन होता है वो जनरली वाटर बॉडी पर डेवलप होता है, बट जो ये एंटी साइक्लोन है वो वाटर एंड लैंड दोनों पर डेवलप कर सकता है। ठीक है, आई थिंक ठीक है आपको। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अगर हम साइक्लोन देख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी जनरली पूछता रहता है, और जब अगर उसने जैसे कहा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या करेक्ट है, और उसमें ऑप्शन में दे दिया जो सिग्निफिकेंस है वो टेम्परेट साइक्लोन का, जो करेक्टरिस्टिक है वो टेम्परेट साइक्लोन का, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो टिपिकली फॉर्म होता है ओवर अ लार्ज बॉडी, और वो टेम्परेचर जो होगा वो वार्म होगा। बट जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वहाँ पर वो जो फॉर्म होता है वो इंट्रैक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस से होता है। तो इसीलिए हम इसको फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं, क्योंकि जब इंट्रैक्शन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस में होगा तभी टेम्परेट साइक्लोन में फॉर्म होगा, और इसको इसीलिए हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं क्योंकि ये हाई लेटीट्यूड एरिया में फॉर्म होता है। ओके, फिर ये कहते हैं 10 to 30 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर ये कन्फाइंड होता है इसका एरिया फॉर्मेशन का, बट ये 30 to 65 डिग्री नॉर्थ और साइड जो इक्वेटर होता है वहाँ पर ये बहुत प्रोनाउंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। फिर कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे ओनली ऑन अ सी, मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे वो जनरली सी पे ही फॉर्म होते हैं, तो दे फॉर्म ओनली ऑन द सी। ओके, और ये डिसिपियर्ड मतलब ये डिसिपियर हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं जैसे ये लैंड पर पहुंचते हैं। बट जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन है वो लैंड एंड सी दोनों पे फॉर्म हो सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पर देखिए जो विंड वेलोसिटी होती है आप ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच ग्रेटर, मतलब 100 to 250 किलोमीटर प्रति हावर हो सकती है। ओके, पर हावर। सो बट जो हम अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें वो कम होती है रिलेटिवली ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब 30 to 100 या 150 तक होती है। ओके, बट क्या होता है कि लेस डिस्ट्रक्शन करता है ड्यू टू विंड बट मोर ड्यू टू फ्लडिंग।
तो विंड से जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका विंड जैसे कम होती है तो उससे डिस्ट्रक्शन भी विंड के रीजन से डिस्ट्रक्शन नहीं करता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, बट ये फ्लड लाता है, रेनफॉल लाता है। इसलिए क्योंकि जब आप मान लीजिए अब जब हम फ्रंटल पढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको पता चलेगा जब कोल्ड एयर मासेस एंड वार्म एयर मासेस जब मीट करती हैं तो जनरली कोल्ड जब वार्म एयर मासेस जब उठेंगी तो वो कूल होंगी, और जब वो कूल होंगी तो वो रेनफॉल कराएंगी, और इस सिचुएशन में वहाँ पर फ्लड आएगा जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है किस सिचुएशन से, ड्यू टू विंड्स, क्योंकि इसकी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आप ये, और टोरेंशियल रेनफॉल होता है इससे। फिर आप याद रखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इलिप्टिकल इन शेप, जनरली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इनका डायरेक्शन आप याद रखेंगे कि दे जनरली मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बट ये इनका शेप जो होता है, मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन का जो शेप होता है वो बी के होता है, एंड ये मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक क्वेश्चन था तो उस पर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा, मतलब केवल बेसिक देखेंगे, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। लैटिट्यूड जो होता है वो मेजर करता है डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब अगर ये इक्वेटर हो गया तो यहाँ से हम डिस्टेंस 0 मान लेते हैं, फिर यहीं से हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ कितना है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो हम इक्वेटर से मापते हैं ऐसे। तो आप समझिए होंगे। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड नेवर इंटरसेक्ट, कोई भी लाइन जैसे इक्वेटर हो गया वो कभी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नहीं मिलेगा, या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो हो गया वो टॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं मिलता कभी, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जबकि हमारा पता है जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारा यहाँ पर आकर पोल पे आकर इंटरसेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल इक्वेटर यही तो इक्वेटर को डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। कहते हैं टू अदर नोटेबल लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पता है। फिर लॉन्गिट्यूड करें कि लॉन्गिट्यूड मेजर द डिस्टेंस ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जैसे ये प्राइम मेरिडियन हो गया हमारा, तो इसके ईस्ट और वेस्ट ये चेक करता है हमारा डिस्टेंस। ओके, फिर कह रहे हैं कि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ये तो पता ही है। फिर कह रहे हैं कि द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड वन अदर नोटेबल लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि हम जनरली कहते हैं 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। एंड 180 डिग्री आप कह सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट आर द सेम लाइन। तो ईस्ट की जो है 180 डिग्री होगी, वही वेस्ट की 180 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएपीएफ का ये भी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। ये कह रहे हैं कि जो द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट। हमको पता है गल्फ स्ट्रीम जो होती है ये हमारे मैक्सिको वगैरह के एरिया में ऐसे ऐसे होकर जाकर, और यहाँ पर जैसे ये ग्रीनलैंड है तो यहाँ से आकर फ्लो करती है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये वार्म ओशियन करंट होता है। ये सही है हमारा, तो सही है, इसलिए गलत है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछे। फिर कह रहे हैं द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मैंने बताया वो गल्फ स्ट्रीम का पार्ट होता है, तो यह वार्म ओशियन करंट, ये भी सही होगा। फिर कह रहे हैं द लेब्रोडर करंट इज अ कोल्ड ओशियन करंट। लेब्रोडर जो जैसे कि मान लीजिए एक कनाडा है, तो यहाँ से लेब्रोडर, अभी हम मैप देखेंगे तो लेब्रोडर को पास होती है, और अगर कोई करंट इक्वेटर से टॉपिक की ओर आ रही है तो वो कोल्ड होगी, और जब कोई टॉपिक से इक्वेटर की तरफ जा रही है तो वो वार्म होगी जनरली। ठीक है, तो कह रहे हैं लेब्रोडर कोल्ड करंट है, तो ये भी सही है। फिर कह रहे हैं द कैलिफोर्निया करंट इज वार्म, नहीं, कैलिफोर्निया करंट जो होती है वो भी कोल्ड करंट है, तो यही हमारा सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ लिया। अब हम देखते हैं, पहले यहाँ पर हम देखेंगे वार्म एंड 1 मिनट, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सरफेस ओशियन करंट और डीप ओशियन करंट में डिफरेंस क्या है। तो सरफेस ओशियन करंट एंड डीप ओशियन करंट, मतलब एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सरफेस ओशियन करंट कहाँ तक होगा, अप टू 5 मीटर्स ऑफ द डेप्थ। इतना याद रखिए, जो अप टू 5 मीटर ऑफ द डेप्थ
जो करंट फ्लो करती है, जो ओशियन करंट होती है, उसको हम सरफेस करंट कहते हैं। ये पूछ सकता है यूपीएससी जनरली नंबर के फॉर्म में, नंबर चेंज करके। फिर जो डीप ओशियन करंट होगी वो बिलो द, आप कह सकते हैं जो बिलो 500 मीटर ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी इज कॉल्ड द डीप ओशियन करंट। ओके, फिर कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ओशियन करंट इज कंपैरेटिवली लो। तो सरफेस ओशियन करंट की जो वेलोसिटी होगी वो लो होती है, बट यहाँ पर जो डीप ओशियन करंट की वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इतना ही आप याद रखेंगे, डिफरेंस पूछ सकता है। फिर हम देख ही रहे थे, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर करंट के बारे में। पहले ये देखते हैं, वो मैंने फर्स्ट वाला मैप इससे लगाया कि आपको रट्टा मारना हो तो उससे मार सकते हो, बट अगर मैप पे देखना हो तो यही हमारा काम करेगा। तो अगर पूछे कि ब्राजीलियन करंट कैसी है, तो हम कहेंगे वार्म करंट है। तो जितना ये रेड में है वो सारी वार्म करंट है, और जो आप ये देख रहे हो ये हमारी कोल्ड करंट है, ब्लू वाली लाइन। ठीक है, तो ब्राजीलियन करंट इज अ वार्म करंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द गल्फ स्ट्रीम। ओके, गल्फ स्ट्रीम यही क्रिएट होती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में और फिर नॉर्वेगियन में। तो ये सारी हमारी कौन सी करंट है, वार्म करंट है। फिर ये देख सकते हैं लेब्रोडर, जो लेब्रोडर है वो हमारी कौन सी करंट है, कोल्ड करंट है। ठीक है, अब ये ग्रीनलैंड करंट भी कोल्ड करंट है। ये कैलिफोर्निया आप देख सकते हैं कोल्ड करंट है। ठीक है, फिर आप ये याद रखेंगे पेरू जो होती है वो भी कोल्ड करंट होती है। तो ये आप याद रखेंगे। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो कोल्ड करंट है। आप ये याद रखेंगे कि जो ये यहाँ पर ये गलत कर दिया है सर ने। आप ये याद रखेंगे जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कोल्ड करंट है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप 7 नंबर 7, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ कोल्ड करंट। ओके, तो यहाँ पर वो मिसमैच हो गया होगा, भूल जाइए। तो वेस्ट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, वार्म करंट है। आप ये याद रखें कुरोशियो एंड ओएसियो में जो कुरोशियो है वो वार्म करंट है। ठीक है, और जब वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती हैं तो वहाँ पर फिश प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट, जब न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है और न्यूट्रिएंट रिच एरिया में फिश ज़्यादा थ्राइव करते हैं। इसीलिए हमें पता होगा कि जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड। ओके, तो इतना आप याद रखेंगे। ये जो है हमारा वो अलास्का करंट है, और अलास्का करंट जो ये पार्ट है आप कह सकते हैं कि जो यहाँ से क्रोशियो का पार्ट है वही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वार्म करंट है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर ये सोमाली करंट भी आप याद रख पाएँ तो याद रख लेना कि ये भी हमारा वार्म है। आगुलहास क्या है, वार्म करंट है। ठीक है, और वेनेजुएला क्या है, हमारा कोल्ड करंट है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कोल्ड करंट, या खुद से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं आप। सो हमने वो देख लिया था। अब हम जो अदर एग्जाम में PYQ आए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज नॉट अ वार्म करंट। तो ये पूछ रहा है नॉर्थ पैसिफिक फॉकलैंड। फॉकलैंड की जो करंट है वो हमारी कोल्ड करंट है। फॉकलैंड जिसे आप मान लीजिए कि 1 मिनट, ये हमारा ये मान लीजिए हमारा ब्राज़ील एरिया है, और यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि यूके से जनरली बिलोंग करता है। तो यहाँ की जो करंट है, जो हमारी करंट है वो ऐसे यहाँ पर बिल्कुल ईस्ट से ऐसे जाती है। तो ये इट इज अ कोल्ड करंट। तो ये पूछा है नॉट अ वार्म करंट, तो फॉकलैंड इज ए नॉट, जो वार्म करंट नहीं है। नॉर्थ पैसिफिक हमने देखा था वो वार्म है। इक्वेटोरियल करंट जनरली वार्म ही होते हैं। कैनारी करंट इज आल्सो वार्म करंट। ओके, आप अगर मैप देखेंगे तो उसमें सब आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट। फिर से पूछा है कोल्ड करंट, तो ब्राजीलियन पूछा। ब्राजीलियन हमको बताया वार्म करंट होता है। फिर गल्फ स्ट्रीम ये भी वार्म है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये भी वार्म है। कैलिफोर्निया मैंने बताया था अभी वो यही। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखिए CDS 2021 का, 1 मिनट, CDS 2021 का देखिए, और आप रुक जाइए और ये देखिए CPF 2022 का, तो सेम ही है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया के बारे में पूछा, वहाँ पर भी वो पूछा।
ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया सीडीएस, सॉरी यस। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड करंट कौन है, कैलिफोर्निया। फिर कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, एनडीए में पूछा है 2019 में, कह रहे फॉलोइंग ओशियन करंट इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट। तो कोल्ड ओशियन करंट कौन नहीं है, तो हमको पता है कि जो हमारा, मैंने आपको बताया था, जो क्रोसीओ है वो हमारा वार्म है और जो ओएसीओ है वो कोल्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कैनारी भी कोल्ड है और कैलिफोर्निया भी कोल्ड ही है हमारा। तो ये याद रखना कि क्रोसीओ इज अ वार्म करंट, जो कि हमारे जापान के पास है। ठीक, फिर ये देखिए और भी क्वेश्चन है। ये एनडीए 2019 में उन्होंने फिर से पूछा कि कौन सा कोल्ड करंट है, नहीं है, तो ये क्रूसियो हमको पता है कि ये हमारा वार्म होता है। फिर सीडीएस 2009 में पूछा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट। तो क्रूसियो वार्म है बट कैलिफोर्निया कोल्ड है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक वार्म है, पता है हमको, एंड ब्राजीलियन करंट, हमने बताया था कि ब्राजीलियन ऐसे जाता है और ये वार्म करंट है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा कैनारी हमको पता है कोल्ड करंट है, वेनेजुएला भी हमको पता है कोल्ड करंट है, बेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है, हमको पता है जो नीचे जाता है, एंड फॉकलैंड सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, फॉकलैंड इज अ कोल्ड करंट। देख रहे हो कैसे रिपीटिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सीडीएस 2020 में पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच। क्रूसियो हमको पता है वार्म करंट है, तो ये मैच हो गया। फिर लेब्रोडर हमको पता है कोल्ड करंट है, जो कि हमारा ग्रीनलैंड के पास फ्लो करता है, और वेनेजुएला ये तो कोल्ड है ही, ओएसियो कोल्ड है। देख रहे हो सेम क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पर हमने ये कर लिया, आप ये पूरा ठीक से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीएपीएफ में जो 2020 में पूछा, उसने पूछा कि ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ओके। तो हमको पता है कि जो ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा है वो मानस है, यहाँ से मानस नेशनल पार्क के अराउंड ही ये फ्लो करती है। तो अब हम पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देखते हैं, फिर इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये ओरिजिनेट होती है वो होती है चिमियोडोंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, और जो तिब्बत में इसका नाम क्या रखे हैं ब्रह्मपुत्रा का, तो याद रखना यारलग सांगपो कहते हैं तिब्बत में। फिर ये जो इंडिया में जो प्रवेश करती है, तो ये आप याद रखना यांग्या पास जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। फिर आप इसके जो नॉर्थ एंड साउथ ट्रिब्यूटरी है वो याद रखिएगा। जो साउथ में ट्रिब्यूटरी है वो दिवांग, लोहित, धानसिरी, कापली, एंड नॉर्थ की सुबानसिरी, मानस, तिस्ता। तो ये जो हमारी है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं ना, आपको ये भी याद रखना कि जो ये लोहित ट्रिब्यूटरी है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, सुबानसिरी ट्रांस बाउंड्री है, मानस ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक है, और तिस्ता कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अराउंड आप कह सकते हैं कि सिक्किम के नियर, ओके। तो जब ये हमारा ब्रह्मपुत्रा है, जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश और ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा मेनली जब आसाम में आता है तब इसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ओके। और तिब्बत में इसको यारलंग सांगपो कहते हैं। तो ये आपको पता है, पता है। फिर आप याद रखेंगे कि जब ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पद्मा। और जब पद्मा और जमुना जो कि हमारा गंगा रिवर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, याद रखेंगे कि मेघना बनता है इससे यहाँ पर। तो ये वैसे पूछेगा नहीं, बट स्टिल आप याद रखिए कि मेघना, पद्मा और ये सब किससे रिलेटेड। ठीक है, फिर और देखें यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्रा पर पूछ सकता है कि कौन कौन से प्लेस रिवर बेल्ट में हैं। तो याद रखेंगे कि जो पासी घाट है पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा पर। डिब्रूगढ़ हमको सबको पता है आसाम में है। फिर नियामती ये भी याद रखना आसाम का है, तेजपुर आसाम का है, गुवाहाटी, ये सब प्लेसेस है जो ब्रह्मपुत्रा के रिवर बैंक पर स्टेब्लिश हैं, ओके। तो ये हो गया आपका। फिर आप यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में क्या याद रखेंगे, ये आप खुद से देखेंगे मैप, मतलब मैं इसको ज़्यादा तो नहीं बता रहा, बट आप ये खुद से ठीक से देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे देख सकते हैं कामेंग रिवर भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ओके। धानसिरी है,
तो यहाँ पर कामेंग नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में पता होगा, इसी के अराउंड होगा। फिर संकोश जो है वो ब्रह्मपुत्रा की है, मानस जो है वो भी है, कपली जो है वो तो है, धांसरी, लोहित, दिबांग, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। फिर ये अपर मेघना और पद्मा तो आप बता ही दिए, तो इतना हमने देख लिया। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ओरिजिनेट कहाँ होती है, तिब्बतन प्लेट्यू से। ओके, और ये तिब्बत, इंडिया एंड ब्रह्मपुत्रा, मतलब ये बांग्लादेश में जाती है। कहाँ कहाँ से, तिब्बत में, इंडिया में और बांग्लादेश में फ्लो करती है। फिर कह रहे हैं कि इंटर्स इंडिया, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ये अंग्या पास से इंटर करती है। बाकी आप पढ़ लेना कि क्या है, राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी देख ही लेना बस। उसके बाद गंगा का क्वेश्चन था, उसको भी देखेंगे, बट उससे पहले हम इसका मानस तो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मतलब जो और PIQ आए हैं उनको देखते हैं। आप देख रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो हमको पता है मानस है, कामेंग है, तो सुबनसिरी है, तो महानंदा ऐसी कोई ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की नहीं है। फिर कह रहे हैं द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये सब देख लो, NDA में पूछा गया, IES एग्जाम भी UPSC का करे। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर मार्क्ड ए सिंध, तो ये इसमें गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी आप बता दो कौन सी है। तुमको पता है कि जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है घाघरा हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है, वहां पर मैप दिया गया है, उसमें से बताना था। इसमें तो मैप यहाँ पर नहीं है, बट इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो घाघरा ही था, यहाँ पर ही देख सकते हो। वैसे तो सोन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, कोसी हमें पता है कि वो भी बिहार से होकर तो गंगा में ही मिलती है, तो ये भी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा भी है, गंडक भी है। बट जो मैप के अकॉर्डिंग अगर उस क्वेश्चन में जाए तो वो हमारा घाघरा था। फिर कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। तो सोन है, हमको पता है। ठीक है, महानंदा भी पता है, शारदा भी पता है। तीस्ता जो हमको पता है कि तीस्ता जो ट्रिब्यूटरी है वो जनरली हमारे ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड है, अभी हमने तुरंत देखा था। फिर यहां पर और क्वेश्चन देखिए, IES में पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो हमको पता है मानस है, धांसरी है, सुबनसिरी है। ठीक है, तो ये है। फिर आप याद रखना कि ये पागल दीरा भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, मतलब यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। तो 1 इज करेक्ट। तो पागल दीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कि न्यूज में रही होगी ये ट्रिब्यूटरी, तब पूछा होगा। ये CDS 2022 का देखिए, इसमें कि पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। तो बराक रिवर की बात है तो मणिपुर में जो है धालेश्वरी है हमको। और इसके अलावा पता है कि जो सुबनसिरी वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारी ब्रह्मपुत्रा की है। धनश्री किसकी है, ये भी ब्रह्मपुत्रा की। मानस ब्रह्मपुत्रा की, तो धालेश्वरी बचती है। और ये कंफ्यूजन हो सकता है UPSC में भी कि धालेश्वरी बोले और बोल दे कि वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, तो नहीं, धालेश्वरी जो है वो बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आज अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी मुझे पता है कि मैं भी ज़्यादा मतलब ठीक से समझा नहीं पाया हूँगा, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, हम कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।